हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के टॉपिक देख रहे थे। आज हम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 को कवर करेंगे। ये हमारा अधिनियम पर 13वां लेक्चर है। इससे पहले के 12 लेक्चर्स में हम सारे पिछले अधिनियम कवर कर चुके हैं और इसके बाद हमारा सिर्फ एक बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम 1976 बाकी रह जाएगा और हमारे सारे अधिनियम पूरे हो जाएंगे। फिर हम न्यू लेबर कोड, जिसमें 4 लेबर कोड आए हैं, कोडिफाई किया गया है लेबर कोड्स को, उनको कवर करेंगे, जिसमें मजदूरी अधिनियम है, सोशल सिक्योरिटी अधिनियम, इसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन अधिनियम और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अधिनियम। ये 4 कोड में कोडिफाई किया गया है अधिनियम को। इनको हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार, उद्देश्य एवं परिभाषाएं। पहला है धारा 1। इस अधिनियम को बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कहा जा सकता है। दूसरा, यह पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के प्रावधान भाग 3 के अलावा एक बार में लागू होंगे और भाग 3 ऐसी तारीख को लागू होगा। ऐसी तारीख 3 यहाँ गलती से प्रिंट हो गया, टाइप हो गया। जैसा कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्ति और विभिन्न स्थितियों में कर सकती है। विभिन्न राज्यों और प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिए जिसे नियुक्त किया जा सकता है या इसको पारित किया जा सकता है। फिर है धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं। किशोर, इसमें किशोर का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 14वें वर्ष को पूरा कर लिया है लेकिन अपने 18वें वर्ष को पूरा नहीं किया है, उसे किशोर की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि 14 वर्ष से अधिक उम्र का और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर की कैटेगरी में रखा जाएगा। उपयुक्त सरकार या समुचित सरकार, इसका अर्थ है केंद्र सरकार या रेलवे प्रशासन या एक प्रमुख बंदरगाह या एक खदान या तेल क्षेत्र के नियंत्रण के तहत एक प्रतिष्ठान के संबंध में केंद्र सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार। यानी कि इसमें रेलवे प्रशासन, बंदरगाह जो मेजर पोर्ट्स हैं, खदान, माइंस, तेल क्षेत्र जो ऑयल फील्ड्स हैं, इनके कंट्रोल के अलावा और वो कंट्रोल जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, उनके अलावा बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इंडस्ट्रीज रहेंगे। बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु या ऐसी आयु पूरी नहीं की है जिसमें बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसमें से जो भी अधिक हो। यानी कि अभी तो आपको पता होगा कि जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। तो अभी ये बालक बच्चे की परिभाषा में 14 वर्ष से कम के बच्चे आते हैं। आगे हो सकता है कि इस एज को कम किया जाए अमेंडमेंट करके या बढ़ाया जाए, तो उसके अनुसार ही इस बच्चे की परिभाषा को कंसिडर किया जाएगा, इस अधिनियम में कंसिडर किया जाएगा। दिन का अर्थ है मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 24 घंटे की अवधि, यानी कि रात 12 बजे से शुरू होने वाले 24 घंटे की अवधि। फिर है प्रतिष्ठान या इंडस्ट्री। इसमें एक दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यशाला, खेत, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, खाने का घर, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के अन्य स्थान शामिल हैं। फिर है परिवार। एक अधिभोग के संबंध में व्यक्ति, पत्नी या पति का अर्थ है अधिभोग, यहां पर ऑक्यूपायर होता है। ऑक्यूपायर इसमें जिसको कि दखलकार कहते हैं। दखलकार अगर सरल हिंदी में समझा जाए तो दखलकार ऑनर को कहते हैं, यानी कि मालिक को। जैसा भी हो ऐसे व्यक्ति का हो सकता है और उनके बच्चे ऐसे व्यक्ति के भाई या बहन हो सकते हैं। वही परिवार के जो ब्लड रिलेशन में होंगे वही परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। दखलकार एक स्थापना या कार्यशाला में के संबंध में उस व्यक्ति का अर्थ है जिसका प्रतिष्ठान या कार्यशाला के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है, यानी कि जो लास्ट जिसका कंट्रोल है, सही मायनों में जो मालिक है, जो ऑनर है, वही दखलकार कहलाता है। पोर्ट अथॉरिटी, इसका अर्थ है पोर्ट का प्रशासन, बंदरगाह का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकरण, कोई अथॉरिटी। फिर है सप्ताह का अर्थ है शनिवार की रात को आधी रात से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि या ऐसी कोई अन्य रात
जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित हो सकती है। वैसे तो ये सप्ताह का अर्थ शनिवार की मध्य रात्रि से काउंट किया जाता है, लेकिन इसको निरीक्षक के अनुसार, इंस्पेक्टर के अनुसार इस परिभाषा को किसी विशेष स्थान के लिए बदला भी जा सकता है। फिर है किसी भी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। किसी भी व्यवसाय को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी बच्चे को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन ये उपबंध वहां लागू नहीं होगा जहां बच्चा अपने परिवार या परिवार के उद्यम में मदद करता है, जो अपने स्कूल के घंटों के बाद छुट्टियों के दौरान अनुसूची में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं के अलावा है। यानी कि अगर बच्चा अपने परिवार के किसी इंडस्ट्री में या परिवार के किसी काम में मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसे इस परिभाषा के अंतर्गत दंडनीय नहीं माना जाएगा। लेकिन वो काम का समय जो होना चाहिए वो स्कूल के घंटों के अलावा होना चाहिए। यानी कि सुबह का वो समय नहीं हो जा सकता। सुबह 8 बजे से जो स्कूल की टाइमिंग रहती है 2 बजे तक, या 6 बजे से 1 बजे तक, इस टाइमिंग के अंदर उसको बच्चे को नियोजित नहीं करना चाहिए, भले ही वो अपने परिवार के किसी उद्यम से ही संबंधित क्यों ना हो। और दूसरा, या फिर वो छुट्टियों में, जैसे समर हॉलीडे वेकेशन चलती हैं, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में बच्चे को नियोजित उसके परिवार अपने उद्यम में, जैसे किसी परिवार में किसी की शॉप है तो वो अब वहाँ पर हेल्प करने के लिए अपने माता पिता की बच्चे बैठ जाते हैं, तो ऐसा करना दंडनीय अपराध नहीं होगा अगर वो स्कूल के टाइम के अलावा बैठता है, जैसे कि शाम में बैठ जाए, या फिर ऐसा समर वेकेशन के टाइम अगर दिन में बैठा है तो छुट्टियां चल रही हो स्कूल की ऐसे टाइम पे, या फिर अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई किसी का व्यवसाय, किसी परिवार का व्यवसाय ऐसा है जो कि खतरनाक व्यवसायों की कैटेगरी में आता है, जैसे कि पटाखे बनाना या फिर किसी तरह के केमिकल प्लांट, तो इस तरह के प्लांट्स में या इंडस्ट्रीज में बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, भले ही वो स्कूल टाइमिंग के बाद ही क्यों ना हो। दूसरा है, एक ऑडियो विजुअल मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में अगर बच्चा काम करता है तो वहां पर उसको छूट है, जिसमें विज्ञापन, फिल्में, टेलीविजन धारावाहिक या ऐसी कोई अन्य मनोरंजन या खेल गतिविधियां शामिल हैं, सर्कस को छोड़कर ऐसी स्थितियों और सुरक्षित उपायों के अधीन हैं जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि इसमें अगर बच्चे काम करेंगे, जैसे किसी एडवर्टीजमेंट में, फिल्मों में या टेलीविजन किसी सीरियल में, तो वहां पर उनके तो कोई भी जैसा मनोरंजन गतिविधि होगी, एक्टिविटीज होगी, किसी तरह की एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज जो कि सर्कस के अलावा हो, सर्कस को में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इन सारे सीरियल्स इत्यादि में भी नियोजित करने पर उनके सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बशर्ते कि इस खंड के तहत कोई भी कार्य बाल शिक्षा पर प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है कि उसकी बच्चे की शिक्षा पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और बच्चे की कैटेगरी में कौन शामिल है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। फिर स्पष्टीकरण इसका, इस खंड के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण। बच्चे के संबंध में परिवार का अर्थ है उसकी माँ, पिता, भाई बहन, और पिता की बहन और भाई, और माता के बहन और भाई, ये उसके परिवार में शामिल हैं। फिर है पारिवारिक उद्यम, जिसे कि फैमिली इंडस्ट्री के फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसका अर्थ किसी भी कार्य, पेशे, निर्माण या व्यवसाय से है जो परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ किया जाता है। फिर है कलाकार। कलाकार का अर्थ है एक बच्चा जो किसी कार्य या शौक को पेशे के रूप में करता है या उसका अभ्यास करता है, जिसमें सीधे तौर पर उसे अभिनेता, गायक, खेल व्यक्ति या ऐसी अन्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया जा सकता है जो मनोरंजन या खेल गतिविधियों से संबंधित हो सकता है। फिर है कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध। किसी भी किशोर को नियत समय में नियोजित या खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में किसी में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गैर खतरनाक काम की प्रकृति को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसके लिए एक किशोर को इस अधिनियम के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा संशोधन केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने की अग्रिम सूचना देकर राजपत्र में प्रकाशित करके लागू किया जा सकता है। फिर है तकनीकी सलाहकार समिति। केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची के लिए व्यवसायों और प्रक्रियाओं के अलावा के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति कहा जाएगा। समिति में एक अध्यक्ष
और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो 10 से अधिक नहीं होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और अन्य सदस्य होंगे जो अधिकतम 10 हो सकते हैं और उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा ही नियोजित किया जाएगा। फिर है समिति जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार बैठक करेगी और अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की उस समिति को शक्ति होगी, यानी कि अपने दिए गए प्रोसेस को रेगुलेट करने की भी इस समिति को शक्ति प्राप्त होगी। फिर समिति यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन कर सकती है और ऐसी किसी भी उप समिति में नियुक्ति कर सकती है, चाहे वो आम तौर पर या किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए कोई व्यक्ति जो समिति का सदस्य नहीं है उसे भी नियुक्त किया जा सकता है, उसे भी नियुक्त कर सकती है जो समिति का सदस्य नहीं है। फिर है कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका और समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए देय भत्ते यदि कोई हो, और शर्तों और प्रतिबंध जिसके अधीन समिति किसी भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है जो समिति के सदस्य के रूप में या इसकी किसी भी उप समिति के सदस्य के रूप में नहीं होंगे। फिर है काम के घंटे और अवधि। कोई भी किशोर को ऐसी स्थापना या प्रतिष्ठान के वर्ग के लिए निर्धारित संख्या से अधिक घंटों में किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक दिन के काम की अवधि इतनी तय होगी कि कोई भी अवधि 3 घंटे से अधिक की नहीं होगी, और कोई भी किशोर एक बार में 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा जब तक उसे कम से कम 1 घंटे के आराम के लिए अंतराल नहीं दिया जाता। यानी कि उसे एक पर डे जो काम करेगा बच्चा उसको शिफ्ट में काम करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि एक बार में उसे 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। फिर उसको 1 घंटे का मिनिमम ब्रेक देना पड़ेगा, उसके बाद ही उससे अगला काम लिया जा सकता है। एक किशोर के काम की अवधि इतनी व्यवस्थित होगी कि काम के अंतराल को सम्मिलित करते हुए इसे 6 घंटे से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि किसी भी किशोर से टोटल 6 घंटे से अधिक समय के लिए काम नहीं लिया जा सकता, जिसमें एक पर डे की यहां बात की जा रही है कि एक दिन में उससे 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। दूसरा, इस 6 घंटे की अवधि में एक बार में 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। इसके बाद इसे कम से कम 1 घंटे का ब्रेक देना बच्चे को कंपलसरी होगा। साथ ही इस 6 घंटे की अवधि में इस 1 घंटे के ब्रेक को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि इसमें 3 और 1 4, उसके अलावा 1 घंटे के विश्राम के बाद उसे फिर से 2 घंटे के लिए काम पर लगाया जा सकता है, जिसमें किसी काम के इंतजार में बिताया गया समय भी शामिल है। यानी कि अगर उसने 6 घंटे के टाइम में वो टाइम भी इंक्लूड है जिसमें उसने उस काम का इंतजार किया है, काम करने के लिए इंतजार किया है, उस टाइम को भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर है किसी भी किशोर को रात 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी। किसी किशोर को ओवर टाइम करने के लिए आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, नहीं दी जाएगी, ओवर टाइम नहीं कर सकता। किसी भी किशोर को कोई भी प्रतिष्ठान उस दिन काम करने की अनुमति नहीं देगा जिस दिन वो पहले से ही किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहा हो। यानी कि बहुत से जो गरीब फैमिली में बच्चे होते हैं, अगर वो इस कंडीशन में हो सकता है कि 6 घंटे एक जगह पर काम करने के बाद किसी दूसरी इंडस्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करते हों, तो दूसरी इंडस्ट्री उनको उस दिन काम नहीं दे सकती। वो तभी काम दे सकती है जिस दिन बच्चे ने कोई भी या कहीं पर भी कोई काम नहीं किया है। फिर है निरीक्षक को सूचना। एक प्रतिष्ठान के संबंध में प्रत्येक दखलकार में हमने बताया था ऑक्यूपायर को कहते हैं, जिसमें ऑनर शामिल है, जिसमें एक किशोर को नियोजित किया गया था या इस तरह के प्रतिष्ठान के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तुरंत पहले काम करने की अनुमति दी गई थी। ऐसी शुरुआत से 30 दिनों की अवधि के भीतर निरीक्षक को भेजना, जिसका क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठान सम्मिलित है, एक लिखित सूचना जिसमें निम्नलिखित विवरण होते हैं। यानी कि किसी भी निरीक्षक को अगर किसी बच्चे को किसी काम में नियोजित किया जाता है किसी प्रतिष्ठान में, तो उसको नियोजित करने से लेकर 30 दिनों के भीतर निरीक्षक को सूचित करना आवश्यक होगा। प्रतिष्ठान के लिए 30 दिनों के अंदर बच्चे की सारी डिटेल निरीक्षक को देना आवश्यक होगा। इसमें क्या क्या डिटेल शामिल है? पहला, स्थापना का नाम और स्थिति, उसका नाम, उस इंडस्ट्री का नाम और उसका क्या काम है वो बताना होगा। स्थापना के वास्तविक प्रबंधन में व्यक्ति का नाम जो उसके मैनेजमेंट में इंक्लूड है, यानी कि उसका ऑनर, वास्तविक मैनेजमेंट की बात हो रही है, यानी कि वास्तविक मैनेजमेंट तो ऑनर के ही पास होगा, मालिक के पास होगा।
फिर है पता जिससे प्रतिष्ठान से संबंधित संचार भेजा जाना चाहिए, उसका एड्रेस, उस प्रतिष्ठान का एड्रेस। फिर स्थापना में किए गए व्यवसाय या प्रक्रिया की प्रकृति, यानी कि उस स्थापना में किस तरह का व्यवसाय किया जाता है और उसकी प्रकृति क्या है। फिर है धारा 7, 8 और 9 में कोई भी प्रतिबंध किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा जिसमें किसी भी प्रक्रिया को उसके परिवार की सहायता से या उसके द्वारा स्थापित किसी स्कूल में या सरकार से सहायता या मान्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है रजिस्टर का रखरखाव। किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने वाले या काम करने की अनुमति देने वाले या किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति देने के लिए प्रत्येक निरीक्षक द्वारा काम के घंटों के दौरान या जब किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम किया जा रहा हो तो उसे रजिस्टर रखने की अनुमति होगी। तो सारे काम को रजिस्टर में लिखने की अनुमति होगी। प्रत्येक किशोर का नाम और जन्मतिथि ताकि काम करने या काम करने की अनुमति दी जाए। दूसरा, किसी भी ऐसे किशोर के काम के घंटे और अवधि और बाकी के अंतराल जिसका उसे अधिकार है, यानी कि उसके काम के घंटे और उसको बीच में दिया गया इंटरवल, यानी कि उसको बीच में दिया गया आराम का टाइम, ब्रेक। तीसरा, ऐसे किसी किशोर के काम की प्रकृति, उसको किस तरह का काम कराया जा रहा है, ये इंक्लूड होना चाहिए उस रजिस्टर में। ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं और ऐसे सब तमाम या अन्य नियम या जिनको निरीक्षक द्वारा टाइम टू टाइम बताया जाएगा, उस सारे चीजों को उस रजिस्टर में मेंशन करना अनिवार्य होगा। फिर है स्वास्थ्य और सुरक्षा। उपयुक्त सरकार या समुचित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में काम करने के लिए नियोजित या अनुमति प्राप्त किशोर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। काम के स्थान पर सफाई और काम का स्थान शोर से मुक्त होना चाहिए। कचरे और अपशिष्टों का निपटान होना चाहिए। काम का स्थान हवादार यानी कि वेंटिलेटेड होना चाहिए और वहाँ तापमान नियंत्रित होना चाहिए। धूल और धुएं से मुक्त होना चाहिए। कृत्रिम आर्द्रीकरण होना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए। फिर प्रकाश, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। और इस तरह के और भी अन्य सुविधाओं का उल्लेख किया गया है जो कि आप एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। फिर है पेनाल्टीज, शस्तियाँ। जो भी किसी बच्चे को नियुक्त करता है या धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में काम करने के लिए किसी भी बच्चे को अनुमति देता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी जो कम से कम 6 महीने तथा अधिक से अधिक 2 साल तक हो सकती है, या कम से कम 20,000 रुपये से या अधिक से अधिक 50,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों कंडीशन एक साथ भी अप्लाई की जा सकती हैं। यह न्यायालय के विवेक पर आधारित होगा। फिर है बशर्ते कि ऐसे बच्चों के माता पिता या अभिभावकों को दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में ऐसे बच्चों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अनुमति नहीं देते हैं। फिर है जिस किसी को भी धारा 3 या धारा 3 का के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया है, यदि वो बाद में वही अपराध दोहराता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो 3 साल तक बढ़ सकती है, यानी कि उसके बाद उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। फिर बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि। उपयुक्त सरकार को प्रत्येक जिले में 2 या 2 से अधिक जिलों के लिए एक कोष का गठन करना होगा जिसे बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि कहा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर बच्चे और किशोरों के नियोक्ता से वसूल किए गए जुर्माने की राशि जमा की जाएगी और जिसे ऐसे जिलों से जमा किया जाएगा। यानी कि अगर एक जिला है तो एक जिले से जमा किया जाएगा, अगर 2 जिलों को मिलाकर पुनर्वास निधि का गठन किया गया है तो उस वसूली को दोनों जिलों से वसूल किया जाएगा। उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए कोष में 15,000 रुपये की राशि जमा करेगी, 15,000 रुपये की राशि जमा करेगी, जिसके लिए उपधारा 1 के तहत जुर्माना राशि जमा की गई है। यानी कि जिस कोष में जुर्माना राशि जमा की जाती है उस कोष में प्रत्येक बच्चे के लिए जिसके साथ कोई अपराध हुआ है या नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस प्रत्येक बच्चे के लिए राज्य सरकार द्वारा या कंसर्न गवर्नमेंट जो भी होगी उसके द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए 15,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। उपवर्गों 1 और 2 के तहत निधि में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या इस तरह से निवेश किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त सरकार तय कर सकती है। यानी कि इसको कहीं पर इस पैसे को इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन और या किस बैंक में जमा किए जाएंगे ये सारा तय करने का अधिकार कंसर्न गवर्नमेंट को है।
फिर है जमा या निवेश की गई राशि, जैसा कि मामला उपधारा 3 के तहत हो सकता है, उस पर अर्जित ब्याज उस बच्चे या किशोर को भुगतान किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जाता है। अपराधों की पुनरावृत्ति। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित कुछ भी होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति के आवेदन पर उसके द्वारा पहली बार किए गए किसी भी अपराध को धारा 14 की उपधारा 3 के तहत शामिल कर सकते हैं, या किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा माता पिता या अभिभावक के रूप में किया गया कोई अपराध इस तरह से और उचित सरकार को ऐसी राशि के भुगतान पर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। ये बिल्कुल इसमें लॉ की लैंग्वेज दी हुई है, तो इसलिए थोड़ी टिपिकल भी हो सकती है आपके समझने के लिए, क्योंकि ये सारे नोट्स मैंने लॉ की बुक से ही बनाए हैं। फिर यदि अभियुक्त अपराध की संरचना के लिए ऐसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही जारी रखी जाएगी। दंड के संबंध में कुछ कानूनों का संशोधित आवेदन। फिर जहां किसी भी व्यक्ति को उपधारा 2 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और उसे दंडित किया जाता है तो वो धारा 14 की उपधारा 1 और 2 में दिए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा। यह अधिनियम और अधिनियमों के तहत जिसमें वह प्रावधान निहित हैं। उपधारा 1 में उल्लेखित प्रावधान नीचे उल्लेखित प्रावधान है, इन पर यह लागू होगा। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67, फिर खान अधिनियम की धारा 40 1952, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 की धारा 109 और इसी तरह मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम की धारा 21, इन सब पर यह प्रावधान लागू किए जाएंगे। अपराधों से संबंधित प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक सक्षम न्यायालय की किसी भी न्यायालय में इस अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत दर्ज कर सकता है। यानी कि जो इंस्पेक्टर है या कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको नियुक्त किया गया है, तो वो किसी जिसका न्यायालय को ऑथराइज किया गया है इस तरह के केसेस देखने के लिए वहां पर सुओ मोटो संज्ञान लेकर अपील कर सकता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए बच्चे की आयु के अनुसार प्रत्येक प्रमाण पत्र बच्चे की आयु के संबंध में निर्णायक साक्ष्य हो सकता है। इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अवर यानी कि लोअर, इनसे इंफीरियर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का विचार नहीं करेगा। यानी कि वो कम से कम प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह के केसेस को देखने के लिए प्रथम श्रेणी से नीचे के मजिस्ट्रेट को केस फाइल नहीं किया जाएगा। फिर है निरीक्षकों की नियुक्ति। उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्यों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है और नियुक्त किए गए किसी भी निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता 1860 के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक माना जाएगा। फिर है केंद्र सरकार निम्न में से किसी को निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। पहला, केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त, दूसरा सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, तीसरा सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त, फिर है चौथा सभी सहायक श्रम आयुक्त और पांचवा सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी। जो पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए एग्जाम देने वाले हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इनमें से किसी को भी निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता है। उपबंधों का क्रियान्वयन। जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। निरीक्षण। समुचित सरकार द्वारा समय समय पर उन स्थानों का निरीक्षण करेगी जिन पर बच्चों का रोजगार निषिद्ध है तथा साथ ही उन स्थानों पर जहां बच्चे नियोजित हैं। फिर है नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार को अधिकार है कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। निम्न मामलों में उपबंध बना सकती है। पहला, बालकों के कार्य करने के घंटे। दूसरा है नियोजन में या नियोजन चाहने वाले युवकों या व्यक्तियों की आयु प्रमाण संबंधी प्रमाण पत्र बनाने की शक्ति भी समुचित सरकार को दी गई है। फिर है धारा 19, केंद्र तथा राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक बनाती है कि निर्मित नियम तथा जारी अधिसूचनाओं को क्रमशः संसद तथा विधानसभा के पटल पर रखा जाए, जबकि संसद 30 दिनों के लिए सत्र में न हो। यदि उसे पारित नहीं किया जाता है तो नियम निष्प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हर नियम को उस राज्य की विधायिका के समक्ष जैसे ही वो बनाया जाता है रखा जाएगा। फिर है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार
आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बना सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या अभीष्ट प्रतीत होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद के पटल पर रखा जाना चाहिए। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। अगला हमारा सिर्फ एक अधिनियम बाकी रह गया है जो बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम है। इसके अलावा फिर हमारे पास ILO बचेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे एक लेक्चर में। फिर शायद हमारा जो न्यू लेबर कोड पॉलिसी है उसमें 4 लेबर कोड दिए गए हैं। लेबर सारे जितने भी लेबर अधिनियम हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है या कोडिफाई किया गया है, जिसमें है सोशल सिक्योरिटी, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन, तीसरा है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, फिर है और वेजेस, एक है वेजेस, कोड ऑन वेजेस। तो इन चारों को हो सकता है कि हम एक ही में कवर कर लें, और अगर हमें ठीक नहीं लगा तो हम चारों को अलग अलग लेक्चर में एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में भी और किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर इसके बाद हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी पूरी तरह देख लेंगे। इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इसके डिपार्टमेंट्स, इसके क्या कार्य हैं, किस तरह से ये लॉ फॉर्म किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। थैंक यू।